दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में बना रहे हैं हिंदी नाटक पार्ट 4। इससे पूर्व हम 3 पार्ट बना चुके हैं और एक संक्षिप्त हिंदी नाटक का इतिहास और उसकी विकास यात्रा की वीडियो बना चुके हैं। यदि आप हिंदी नाटक का पूरा इतिहास, पूरा विकास क्रम जानना चाहते हैं तो इन सभी वीडियो को आप जरूर देखें। इनके माध्यम से एक पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी आपको प्राप्त होगी ताकि आप हिंदी नाटक के टॉपिक में किसी भी तरह की गलती न कर सकें और आसानी से समझ सकें। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी नाटक पार्ट 4 प्रसाद योगिनी नाटक। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के टॉपिकों की वीडियो आपको आसानी से इस चैनल पर मिल सकें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपने दूसरे साथियों को भी इसके लिए सलाह दे सकते हैं ताकि एक यूट्यूब चैनल पर आपको सभी चीज़ें आसानी से मिल सके और तथ्यात्मक रूप से। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रसाद योगिनी नाटक। प्रसाद का आगमन नाट्य रचना में व्याप्त गतिरोध को समाप्त करने वाला युग है। विधायक व्यक्ति के रूप में हुआ। उन्होंने एक प्रवर्तक के रूप में कविता, नाटक तथा निबंध आदि सभी क्षेत्रों में युग का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर गुलाब राय का कहना है कि प्रसाद जी स्वयं एक युग थे। उन्होंने हिंदी नाटकों में मौलिक क्रांति की। उनके नाटकों को पढ़कर लोग जितेंद्र लाल के नाटकों को भूल गए। वर्तमान जगत के संघर्ष और कोलाहलमय जीवन से ऊबा हुआ उनका हृदयस्थ कवि उन्हें स्वर्णिम आभा से दीप्त दूरस्थ अतीत की ओर ले गया। उन्होंने अतीत के इतिवृत्त में भावना का मधु और दार्शनिकता का रसायन घोलकर समाज को एक ऐसा पौष्टिक अवलेह दिया जो हृाश की मनोवृत्ति को दूर कर उसमें एक नई सांस्कृतिक चेतना का संचार कर सके। उनके नाटकों में द्विजेंद्र लाल राय की सी ऐतिहासिकता और रवि बाबू की सी दार्शनिकता, भावुकता के दर्शन होते हैं। प्रसाद की आरंभिक नाट्य कृतियां सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, प्रायश्चित 1912, करुणालय 1913 और राजश्री 1918 हैं। द्विवेदी युग की सीमा के अंतर्गत आती हैं। प्रसाद के इन नाटकों में उनका परंपरागत रूप तथा प्रयोग में भटकती हुई नाट्य दृष्टि ही प्रमुखता से उभर कर सामने आती है। नाटक रचना का प्रारंभिक काल होने के कारण इन कृतियों में प्रसाद की नाट्य कला का स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया है। वह अपनी दिशा खोज रही है। ये दिशा उन्होंने विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1927, जन्मजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933 में प्राप्त हुई। इन नाटकों में प्रसाद जी ने अपनी गवेषणा शक्ति और सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया। सज्जन का कथानक महाभारत की एक घटना पर आधारित है। इस नाटक में प्रसाद जी ने परंपरागत मान्यताओं को स्वीकार करते हुए भारतेंदुकालीन नाट्य प्रणाली को अपनाया है। कल्याणी परिणय भी प्रसाद का प्रारंभिक प्रयास है जिसका अंतर्भाव उन्होंने बाद में चंद्रगुप्त के चतुर्थ अंक के रूप में किया है। करुणालय बंगला के अमित्राक्षर अरिल्ल छंद की शैली पर लिखा गया गीति नाट्य है। प्रायश्चित हिंदी का प्रथम दुखांत मौलिक रूपक है। शिल्प विधान की दृष्टि से प्रसाद ने इसमें सर्वप्रथम पाश्चात्य नाट्य शिल्प को अपनाने का प्रयास किया है। सही अर्थों में राजश्री प्रसाद का प्रथम उत्कृष्ट ऐतिहासिक नाटक है। विशाख प्रसाद की पूर्ववर्ती और परवर्ती नाटकों में एक विभेदक रेखा है। इनका कथानक
साधारण होते हुए भी देश की तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति से ओतप्रोत है। यद्यपि प्रसाद के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक ही हैं, परंतु इतिहास की पीठिका में वर्तमान की समस्याओं को वाणी देने का विचार प्रसाद ने सर्वप्रथम इसी नाटक में व्यक्त किया है। भूमिका में वे लिखते हैं, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के प्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत प्रयास किया, और वह वर्तमान स्थिति प्रतंत्र भारत के राजनीतिक सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई थी। अपनी सत्ता को स्थायी बनाए रखने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने के लिए अपनाए गए सांप्रदायिकता, प्रांतीयतावाद के हथकंडे प्रसाद से छिपे नहीं थे। अतः इतिहास की पीठिका पर उन्होंने वर्तमान के इन प्रश्नों को यथार्थ की दृष्टि से उठाते हुए समन्वयवादी आदर्श समाधान प्रस्तुत किए। युगीन सांप्रदायिक प्रभावों को आत्मसात करते हुए प्रसाद ने अपने नाटकों में ब्राह्मण बौद्ध धार्मिक संघर्षों को रूपायित किया है। जन्मजय का नागयज्ञ नाटक आर्यों और नाग जाति तथा आर्य नाग संघर्ष की पृष्ठभूमि में रचा गया है। अजातशत्रु में आर्य जनपदों का पारस्परिक संघर्ष परोक्ष रूप से युगीन सांप्रदायिक संघर्षों का ही प्रतिरूप है। इस प्रकार अपनी इन प्रौढ़ कृतियों में प्रसाद ने जातीय, क्षेत्रीय तथा व्यक्तिक भेदों को मिटाकर व्यापक राष्ट्रीयता का आह्वान किया है। इस दृष्टि से स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कामना और एक घूंट भिन्न कोटि के नाटक हैं। इनकी कथावस्तु ऐतिहासिक नहीं है, कथ्य की दृष्टि से भी ये भिन्न है। इनमें प्रसाद ने भौतिक विलासिता का विरोध किया है। कामना में विभिन्न भावों को पात्र रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए उसे प्रतीक नाटक कहा जा सकता है। एक घूंट एकांकी है और उसमें प्रसाद ने यथार्थ और आदर्श की स्थिति, जीवन का लक्ष्य और स्त्री पुरुष की प्रेम भावना के सामंजस्य को चित्रित किया है। ध्रुवस्वामिनी प्रसाद की अंतिम कृति है। अन्य नाटकों में प्रसाद विशेष रूप से राजनीतिक प्रश्नों के यथार्थ से जूझते रहे हैं, परंतु ध्रुवस्वामिनी में सामाजिक जीवन की वर्तमान युगीन नारी समस्या पर बौद्धिक विचार विमर्श कर यथार्थ दृष्टि का परिचय दिया है। नारी जीवन की इस सामाजिक समस्या के प्रति प्रसाद का आकर्षण वर्तमान नारी आंदोलन का ही परिणाम है। आज के समाज में नारी की स्थिति, दास्ता की श्रृंखला से उसकी मुक्ति, विशिष्ट परिस्थितियों में पुनर्विवाह की समस्या को बड़े साहस, संयम, तर्क और विचार एवं धर्म की पीठिका पर स्थित करके इस नाटक में सुलझाया गया है। स्पष्ट है कि प्रसाद जी ने हिंदी नाटक की प्रवहमान धारा को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया। वे एक सक्षम साहित्यकार थे। उनके हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध ममता थी। उन्हें विश्वास था कि भारतीय संस्कृति ही मानवता का पथ प्रशस्त कर सकती है। इसी कारण अपने नाटकों द्वारा प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति के भव्य रूप की झांकी दिखाकर राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ अपने देश के अधुनातन निर्माण की पीठिका भी प्रस्तुत की है। भारतेंदु ने अपने नाटकों में जिस प्राचीन भारतीय संस्कृति की स्मृति को भारत की सोई हुई जनता के हृदय में जगाया था, प्रसाद ने नाटकों में उसी संस्कृति के उदात्त और मानवीय रूप पर अपनी भावी संस्कृति के निर्माण की चेतना प्रदान की। पर यह समझना भी भूल होगी कि उन्होंने केवल भारतीय संस्कृति के गौरवगान के लिए ही नाटकों की रचना की। वस्तुतः उनका नाट्य साहित्य ऐतिहासिक होते हुए भी समसामयिक जीवन के प्रति उदासीन नहीं है। वह प्रत्यक्ष को लेकर मुखर है और उनमें लोक संग्रह का प्रयत्न है। राष्ट्र के उद्बोधन की आकांक्षा है। प्रसाद से पूर्व साहित्यिक नाटकों का अभाव था। जिस समय भारतेंदु ने नाटक रचना की शुरुआत की, उनके सामने पहले से निश्चित प्रतिष्ठित हिंदी का कोई रंगमंच न था। अतः उन्होंने संस्कृत लोक नाटक एवं पारसी रंगमंच शैली की विभिन्न परंपराओं को सुधारवादी यथार्थ तथ्य के अनुरूप मोड़ देने का स्तुत्य प्रयास किया। प्रसाद के युग तथा नाटकों में पारसी रंगशिल्प का स्वरूप निर्धारित हो चुका था। अतः पारसी रंगमंच की अतिरंजना, चमत्कार, फुहड़ता, शोक भाषा, चुलबुले संवाद, शेरो शायरी के घटियापन की प्रतिक्रिया में
प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक राष्ट्रीय नाटकों की रचना की। दार्शनिकता, सांस्कृतिक बोध, उदात्त कल्पना, काव्यमय अलंकृति, दुरूह भाषा का विन्यास उनकी उपलब्धि था। फिर भी साहित्यिक और कलात्मक वैशिष्ट्य होते हुए भी प्रसाद में नाट्य शिल्प के अनेक दोष दिखाई देते हैं। एक तथ्य यह है कि प्रकारांतर में उन्होंने अतिरंजना की रूढ़ी को किंचित परिवर्तन के साथ ग्रहण किया। यह परिवर्तन प्रमुखतः शेक्सपियर के जीवन बोध एवं रंग विधान के प्रभाव स्वरूप ही आया था। शेक्सपियर का रोमानी बोध एवं नियतिवाद संभवतः भारतीय युगीन परिवेश के कारण भी स्वतः उद्भुत होकर प्रसाद की चेतना पर छा गया था। इन्हीं कारणों से प्रसाद मूलतः कवि, दार्शनिक तथा संस्कृति के जागरूक समर्थक थे। जीवन दृष्टि के अनुरूप उन्होंने अपने नाटकों की रचना स्वच्छंदवादी नाट्य प्रणालियों को आधार बनाकर कल्पना, भावुकता, सौंदर्य, प्रेम, अतीत के प्रति अनुराग, उच्च आदर्शों के प्रति मोह तथा शैली, शिल्प की स्वच्छंदता आदि को ग्रहण किया। किंतु ऐसे साहित्यिक नाटकों के अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। इसलिए अन्य सभी दृष्टियों से सफल होते हुए भी प्रसाद के नाटक अभिनय की दृष्टि से सफल नहीं हो सके। इधर हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में नए प्रयोग हो रहे हैं, जिससे आज के रंगकर्मी प्रसाद के नाटकों को चुनौती के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। उनके नाटकों को इसीलिए सर्वथा अभिनय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें से कुछ छुटपुट रूप से उनके जीवन काल में ही खेले गए थे। फिर भी आकार की विपुलता, दृश्यों की भरमार, चरित्र बाहुल्य और विलक्षण दृश्य योजना उनके नाटकों को रंगमंच के लिए अति कठिन बना देती है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। प्रसाद युग को लेकर के क्या समस्याएं रही, उनके नाटक किस तरह के रहे, प्रसाद युग ने इस युग में नाटकों को कैसे विकसित किया, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।